दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। दोस्तों सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हैं कि बहुत समय बाद इस वीडियो को बनाने का, अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ये कई बार ऐसा हो जाता है, व्यस्तता के कारण या स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण कोई ना कोई परेशानी बन जाती है सभी के व्यक्तिगत जीवन में। तो इस वजह से कई बार ऐसा अंतराल आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोग प्लीज जरूर हमारा साथ देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज ये काम जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही जर्नल है, स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है। मैं डायरेक्ट आज वीडियो नहीं अभी कर पा रहा हूं, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आपको चार्ट एनालिसिस की वीडियो भी चाहिए तो मैं आज शाम तक जरूर एक बना दूंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में बना दूंगा। अभी मैं चार्ट्स पे, सिस्टम्स पे नहीं हूं अवेलेबल, इस वजह से जर्नल वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ये जर्नल वीडियो में एक जर्नल मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 99% लोगों को ये बहुत बोरिंग लगे और इसे समझें कि ये तो फालतू की बकवास है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जर्नल वीडियो मेरे कुछ स्टूडेंट्स के आग्रह पे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं उनसे जब डिस्कशन कर रहा था फोन पे तो उन्होंने कहा सर प्लीज वीडियो के माध्यम से हमको समझाइए और लोगों को भी समझा दीजिए, उसको यूट्यूब पे डालिए। हो सकता है और लोगों को भी ये बात अच्छी लगे। तो मैं ये क्या बात करने जा रहा हूं उस बात को समझिए दोस्तों। कहीं ना कहीं जो आज आप देख रहे हैं माहौल, पिछले कुछ समय से जो देख रहे हैं, इतना गर्मा रहा है माहौल। यूक्रेन रसिया वाला जो मुद्दा है वो इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज़्यादा बन चुका है और इतना एकदम युद्ध वाली स्थिति में आ चुका है। और बार बार ये बात बोली जा रही है कि युद्ध होगा, और इस तरीके की अटकलों के कारण मार्केट में बार बार जो फिसलन हम देख रहे हैं, या मार्केट को जो है एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, या मार्केट में 80% रिटेल इन्वेस्टर्स का, बल्कि मैं कहूँगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी एक तरफा मूड बन चुका है कि क्रैश आना लाजमी है। और बहुत ऐसे मैसेज व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर पे लोग कर रहे हैं कि भैया मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, बर्बाद होगा। और कोई दो राय भी नहीं है, अगर इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो मार्केट क्रैश ही होते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में ही मार्केट क्रैश हुआ करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसी सिचुएशन मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं है। आप खुद सोचिए कि जो बार बार ये बोल रहा है मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, वो नहीं मारता है। मारने वाला अब तक मार देता, बम फोड़ने वाला अब तक बम फोड़ फाड़ के, लड़ाई झगड़ा करके अपना निकल लेता, बोला अब जो करना करते रहो। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने अस्तित्व की और अपने प्रभुत्व की, यानी कि अपने दबदबे की और अपने अस्तित्व की लड़ाई कहीं ना कहीं यूक्रेन और रसिया के बीच में है। दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ऐसी चीजें यूक्रेन रसिया की ही नहीं, अगर हम इतिहास की तरफ जाएं, है ना। अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन इतिहास में इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है। हालांकि मैं तो खुद ही फाइनेंस बेस से हूँ, कॉमर्स का बच्चों को ट्यूशन और लेक्चर पढ़ाता हूँ और करता हूँ कॉलेज वगैरह में। लेकिन मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि मैं हिस्ट्री में, मतलब आपको हिस्ट्री की वो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि जो हिस्ट्री कॉमन हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। देखिए ये सेम ऐसी कंडीशन हमारे कंट्री में जब धारा 370 लगी कश्मीर में, उस वक्त भी कहीं ना कहीं एक जगह जो थी, यानी कि कश्मीर जो था, वो अपना अस्तित्व बना रहा था, बचा रहा था। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपना क्या एक प्रभाव बना रहा था, उसके ऊपर एक बॉसगिरी दिखा रहा था, एक दादागिरी दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के झगड़े वहां भी हुए, उनको शॉर्ट आउट किया उस समय की सरकार ने, और उस समय के जो भी राजनेता और सभी लोग थे, उन्होंने, बुद्धिजीवियों ने उस चीज को भी टैकल किया और धारा 370 को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में आके मैटर को शॉर्ट आउट किया। हालांकि वहां पे उस तरीके की चीजें नहीं थी जो और भी ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे कंट्री में, आपने जो एक स्टेट है नागालैंड, वहां पे भी हुआ, जिसके लिए आर्टिकल 371A लेके आए और नेहरू जी ने उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लिया था उस वक्त। तो वहां भी कहीं ना कहीं अपनी बचाव, अपने अस्तित्व की और अपनी दादागिरी वाली लड़ाई थी, और टेक्निकली उस चीज को कर लिया गया। वो टेक्निक है
राजनीति की टेक्निक। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे बहुत तमाम मुद्दे पिछले इतिहास में हुए हैं और उनके क्या रिजल्ट्स निकले हैं उनको हमें जरूर समझना चाहिए। देखिए कारण क्या है, इनको समझने का फायदा क्या है। फायदा ये होता है कि आप वर्तमान की परिस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके ऊपर निष्कर्ष निकालने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार आप उस चीज को समझें। स्टॉक मार्केट की एनालिसिस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम की तरह 2-4 लाइन खींच लेना कि फला ट्रेंड लाइन, फला हेड एंड शोल्डर और जी ये मूविंग एवरेज, ना भाई इससे काम ना चलेगा। ये तो ट्रेडिंग के लिए होता है, ये सब चीजें तो ट्रेडिंग के लिए सीखी हैं हम लोगों ने। अलग अलग लोगों की विचारधाराओं से मिला के ये सब मंत्र बना लिए और इनसे हम अपना काम चलाते हैं। ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से आप मार्केट का एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वहां फिर आप ऐसे चुप बैठ जाते हैं, बताओ भैया क्या करें। तो ऐसे नहीं बैठना है, उस चीज के लिए ज्ञान को, अपनी समझ को निरंतर बढ़ाते रहना है, समझते रहना है। इसीलिए मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि वीडियो बहुत ही बेकार, बोरिंग होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं वो देखिए, बहुत जर्नल सी बातें हैं। तो मैंने अभी आपको कश्मीर का मुद्दा बताया, नागालैंड का मुद्दा बताया, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भी पहले भी मुद्दे हो चुके हैं। उनमें से मैं आपको एक मुद्दे की अगर याद दिलाऊं तो आप देखिए, खुद इसी यूक्रेन रसिया से पहले ही एक आपने नाम सुना हो साउथ रोडेशिया, साउथ रोडेशिया। ठीक है, जनरल रोडेस ने उसकी खोज करी थी। साउथ रोडेशिया क्या था? साउथ रोडेशिया जिसको आप जिम्बाब्वे बोलते हैं, जिम्बाब्वे को ही साउथ रोडेशिया कहा जाता था, पुराना नाम उसका साउथ रोडेशिया है। तो जनरल रोडेस ने वहां पे जब उसको ढूंढा था कि भाई ये एक जगह मिली है और उसको फिर साउथ रोडेशिया के नाम से ही फेमस कर दिया गया, तो है क्या ये मुद्दा? वहां पे भी इस तरीके का मुद्दा था। क्यों था? जहां भी खनिज संपदा, ध्यान से सुनिएगा, मिनरल्स, खनिज संपदा, गैस और मेटलर्जिक प्रोडक्ट्स बहुत भारी मात्रा में होंगे और बहुत ज्यादा वहां पे उनकी भरमार होगी, उससे वो बहुत ही ओतप्रोत होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। वहां उनसे बड़ा देश या उनसे ताकतवर देश अपना एक दबदबा बनाने की प्रयास करेगा, दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए कि एक समय पहले, जब बहुत ही पहले, मैं बात करूंगा 1494 से 1498 के आसपास, जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया, तो वास्को डी गामा को हिंदुस्तान भेजने वाले उनके जो प्रेसिडेंट थे उस जमाने के, वो थे हेनरी नेविगेटर, जिन्होंने नेविगेशन की का आविष्कार किया था। क्योंकि हेनरी नेविगेटर ने पहले कोलंबस को भेजा था और कोलंबस रास्ता घूम गया, भटक गया, चौराहे पे पता नहीं कहां, वो पानी में तो चौराहे वौराहे पता नहीं चलते ना तो वो वहां ट्रैफिक लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं है, तो वो भटक गया और भटकने पर वो अमेरिका जाके खोज लिया कि भाई अमेरिका हमें मिल गया, वो सोच रहा है ये हिंदुस्तान है। तो उन्होंने ये चीज खोजने के लिए क्यों भेजा था एशिया को या खासतौर से हिंदुस्तान को? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया मसाले मिल रहे थे, बहुत अच्छा व्यापार का एक सिस्टम बना हुआ था कि हम मसालों का व्यापार करेंगे। तो मसाले क्योंकि बहुत उपयोगी थे और उस जमाने में बड़ी एक उसके ऊपर बहुत एक क्रांति चल रही थी, तो हिंदुस्तान को खोजना पड़ा उन्हें और मतलब वो खोजते खोजते यहाँ आए और अपने बिजनेस को सेटअप किया। तो जब कभी भी ऐसी सब चीजें हुई हैं तो उनके रिजल्ट क्या निकले आप देखिए, उनके परिणाम क्या निकले। तो परिणाम यही निकले कि एक ताकतवर व्यक्ति ने दूसरे कमजोर व्यक्ति को दबाया है।
चाहे गली मोहल्ले का उदाहरण ले लो, किसी परिवार का उदाहरण ले लो, चाहे किसी देश का उदाहरण ले लो, और चाहे एक देश से दूसरे देश का उदाहरण ले लो। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है यूक्रेन और रसिया का। तो मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं अपने दबदबे और अस्तित्व की लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट ये होने वाला है कि आज की डेट में कोई भी कमजोर नहीं है, और यूक्रेन को अगर कमजोर समझा जाए तो ये गलतफहमी होगी हमारी आपकी, और रसिया तो जानता ही है कि यूक्रेन कमजोर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिर्फ लड़ाई है वो ये है कि भाई मैं देख बड़ा हूं, तू छोटा है, ये बात मान ले और चुपचाप काम कर। ठीक है, तुम यूरोप को डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन हमारा भी ध्यान रखो। तो इन सब चीजों में ये माहौल कुछ समय में शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तो उसके बाद में आप देखेंगे जबरदस्त बड़े बड़े मूव निफ्टी आपको देगी। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इसका कोई खास प्रभाव हमारे मार्केट पे नहीं है। हमारे मार्केट की करेक्शन होने के, हमारे मार्केट में करेक्शन हो रही, कोई क्रैश नहीं हो रहा है। ऐसी स्थितियों में क्रैश होते हैं, 2-2 हजार पॉइंट गिर जाता है मार्केट, इंट्राडे में लोअर सर्किट लग जाते हैं। समझ में? वो ऐसा तो कुछ है नहीं, इतने दिन से मार्केट गिर रहा है। लेकिन आप देखिए, मैंने बोला आपको कि चार्ट एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको लेवल्स जरूर बताऊंगा। आप देखिए कि 16,800 16,700 से नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, मार्केट वहां से नीचे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, हर बार जाता है, इंट्राडे में अपनी झलकी दिखाता है, दर्शन करा देता है 16,800 के 16,700 के, लेकिन फिर रिबाउंड हो जाता है और कहीं ना कहीं वो 16,900 से ऊपर क्लोज हो जाता है। ऐसा हो रहा है, और ऐसा अब नहीं हो रहा है। ये चीज जब से 19 अक्टूबर से गिरावट होनी शुरू हुई, और उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो मैं YouTube पे आके बोला था कि चार्ट्स वीक हो चुके हैं। वीडियो आपके सब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बोला था कि चार्ट्स वीक हो रहे हैं, जब तो यूक्रेन और रसिया का कोई इतना बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ भी नहीं था, इतना लड़ाई झगड़े की कोई स्थिति भी नहीं थी। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये यूक्रेन रसिया जो मैंने अभी आपको 2-3 उदाहरण दिए हैं ना, तो ये उनका मैटर है, वो शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही निकलेगा कि वो ठीक ठाक बस अपनी एक पोजीशन बनाने के चक्कर में है, तो वो वहां हो जाएगा। लेकिन उसका मार्केट में क्यों आप इतना रिलेट कर रहे हैं? क्यों आप उन न्यूज को व्हाट्सएप पे और हर जगह फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को? जी फला ग्रुप से आया, मैंने भेज दिया उधर, वहां से आया, मैंने भेज दिया इधर। पढ़ेंगे भी नहीं और तुरंत भेजने पे लग जाएंगे कि भाई वही बड़े मैसेंजर है ना। इतना पैनिक नहीं होना, इतना परेशान नहीं होना इन चीजों को लेके। ये अगर सिचुएशन बनी एक अलग बात है, फिर तो क्रैश आने ही है, उसको कोई बचाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप उसको एनालाइज करेंगे तो कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। और निफ्टी में आप खुद सोचिए कि इतनी भयानक स्थिति के बाद भी निफ्टी फिर टूटा क्यों नहीं? पैसा कहीं जा रहा हो तो टूटेगा ना। मैंने आपको बोला था एक वीडियो में, अगर आपको याद हो, और वो मेरी एनालिसिस थी। ये मैं दावे के साथ नहीं कहता हूं, मेरी तो अपनी एक एनालिसिस है सिर्फ। मैं तो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कई बार आपको ना वीडियो में इंफॉर्मेशन देता हूं। तो मेरी अपनी ये एनालिसिस थी, और आज भी मैं उसी बात पे बिल्कुल कायम हूं कि सेक्टर शिफ्टिंग करेक्शन है, कि कुछ जगहों से पैसा निकाल के कुछ दूसरी जगहों पे डिप्लॉय हो रहा है, और धीरे धीरे वो होगा, एकदम से तो होता नहीं है। ठीक है, तो जब वो धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई के बाद दूसरा हाई उसके नीचे बना रहा है, यानी कि लोअर हाई बन रहे हैं, फिर उसके बाद में एक फिर लोअर हाई उससे नीचा। लेकिन जो नीचे वाला बेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, नीचे वाला बेस बिल्कुल फ्लैट है, वहां कोई भी लोअर लोज नहीं बन रहे, वो एक फ्लैट है। यानी कि धीरे धीरे अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो वो एक सिमेट्रिक पैटर्न की तैयारी कर रहा हो शायद निफ्टी। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा था इस वीडियो में कि सिर्फ 2-4 लाइन खींच लेना, इंडिकेटर समझ लेना, टेक्निकल समझ लेना, आप समझ रहे ना, ये तो कोई भी सीख लेगा। 5वीं क्लास के बच्चों को बताएंगे वो भी सीख लेगा, उसको बोलो 2-4-6 साल प्रैक्टिस कर, वो भी परफेक्ट हो जाएगा उसमें। ऐसी स्थितियों में एनालाइज करने के लिए स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी
फील्ड हो, वहां पे आपको सिर्फ इससे काम नहीं चलता है। अब यूक्रेन रसिया वाले मैटर में कौन सा इंडिकेटर लगाओगे, कैसे एनालिसिस करोगे उसको, उनके ज्योग्राफिकल सिस्टम को कैसे एनालिसिस करोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखोगे उसमें, राउंडिंग बॉटम देखोगे उसमें। ऐसे नहीं चलता है कि हर चीज में आप बस उतना जरा सा लेके और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, फिर उसको ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। आज सुबह व्हाट्सएप पे बोला था ना 9:10 पे 9:15 पे जब मार्केट ओपन हो गई, उसके 10 मिनट बाद ही कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी करके इस तरीके के पॉइंट्स लेवल्स देगी, 17,110 120 तक मार्केट इंट्राडे में जाएगा, और वो उस तरीके की चीजें आपने देखी, ग्रुप में मैसेज पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कोई महानता नहीं बखान कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हों या कोई भी ऐसी देश में स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, इन सब बातों का ज्ञान होना, इनके ऊपर एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं बोलता हूं हमेशा कि मार्केट में लर्न एंड अर्न करते रहें। लर्न का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस चार्ट खोल लिया, उस पर लाइन खींच ली, ये लाइन है, ये लाइन है, ये बन गया ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल बन गया? अभी रेक्टेंगल बना देगा मार्केट आपका, ठीक है। तो यहां पे चीजों को इस तरीके से एक्यूमुलेट करिए, जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, कि आपको हर चीज में, हर फील्ड में नॉलेज होना जरूरी है। कई बार आप देखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कई बार आप देखते हैं कि पैटर्न बहुत खराब, सेंटीमेंट बहुत खराब, सेक्टर बहुत खराब, ठीक है, मार्केट बहुत खराब, लेकिन एक स्पेशल कंपनी फॉर एग्जांपल कोई भी बेहद अच्छा परफॉर्म कर रही है। आजकल देखिए, मैंने अभी मोमेंटम स्टॉक बुक में एक जल्दी में इसी गिरी हुई मार्केट में एक स्टॉक दिया, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, और व्हाट्सएप मोबाइल ऐप पे भी दिया था उसको। 100 से 110 की बाइंग रेंज में दिया, 150 160 का टारगेट दिया, और वो अभी 2-3 दिन से टारगेट रोज आ रहा है 150 रुपए का। यानी कि आपको पिछले 7 दिन में मोर देन 45% की रिटर्न स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ने दे दी। क्यों भाई? सब स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं क्या? रेस्टोरेंट में ही खाना खाने जा रहे हैं क्या? घर पे कोई खाना ही नहीं खा रहा क्या? या पूरी दुनिया स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में ही घूम रही है क्या? इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अरिहंत कैपिटल के टारगेट अचीव हुए, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने फिर से अभी देखो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, और मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को फिर से बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे देख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इनको समझने के लिए टेक्निकल का ही सहारा नहीं है, फंडामेंटल का ही सहारा नहीं है, आपको कुछ एनालिसिस, इवेंट एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए और वहां पे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ने बोला, उनकी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं प्रॉपर निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस करके आपको देने वाला था। अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूं, इस वजह से इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहां पे एक चीज और समझनी है कि मार्केट के जो लेवल्स मैं बता रहा हूं आपको, वो ये बोल रहा हूं कि मार्केट कभी भी किसी भी हाल में 16,050 और 16,100 इस स्तर पे नहीं आएगा। और अगर इस स्तर पे मार्केट कभी भी भूल से आ गया और क्लोज कर गया, तो वहां से फ्री फॉल होना है, कम से कम 2000 पॉइंट का फ्री फॉल होना है। लेकिन वो स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन नहीं रही है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं बन रही है। लेकिन फिर भी मार्केट सेंटिमेंट्स का या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं, और जब भी ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि वहां पे हमारी नेशनल इनकम अफेक्ट करेगी, अभी तक नेशनल इनकम पे कोई अफेक्ट नहीं है। ये बात मैंने कल जब लिखी व्हाट्सएप पे, तो लोगों ने इसके गलत अर्थ निकाल लिए कि 16,050 जाएगा क्या, आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ढंग से पढ़ो यार, उसको क्या लिखा है, एनालिसिस तो करना सीखो। फिर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हो तो कैसे काम चलेगा भाई? स्टॉक मार्केट कर रहे हो, इकोनॉमिक्स आता नहीं है, ठीक है।
तो नेशनल इनकम की परिभाषा नहीं समझ में आती लोगों को। हमने बोला भाई जीडीपी क्या है, हमें ये बता दो, तो बता नहीं रहे लोग। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अरे यार, ये फुल फॉर्म क्या बता रहे हो? फुल फॉर्म से थोड़ी काम चलेगा, उसको बिल्कुल क्लियर करो ना कि क्या जीडीपी है और कैसे कैसे जीडीपी में किस किस सेक्टर के इफेक्ट आ रहे हैं। अभी आप रशिया यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन को आप कम मान रहे हैं, आईटी सेक्टर में जबरदस्त है यूक्रेन, टूरिज्म में जबरदस्त है यूक्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जबरदस्त है यूक्रेन, मेटलर्जिक प्रोडक्ट्स में, कॉर्पोरेशन में जबरदस्त है यूक्रेन, ठीक है। तो जब ये मैटर सॉर्ट आउट होंगे, आप देखिएगा कितना बढ़िया इनमें ग्रोथ स्ट्रक्चर बनेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और सेक्टर बूम करेंगे, जो भी मैंने नाम लिए, चाहे वो टूरिज्म हो, कॉर्पोरेशन हो, मेटलर्जिक प्रोडक्ट्स हो, मेटल हो, और आपका आईटी हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में गजब का हिसाब है, लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो बहुत अच्छी दूरदृष्टि है, और दोनों ही देश अपने अपने इकोनॉमी में बहुत फोकस्ड हैं, तो कहीं ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान टाइप का मैटर नहीं है कि लिया और मर जाएंगे, मार देंगे, वैसा नहीं है। सब मैटर सॉर्ट आउट होगा। इसका डायरेक्ट हमारे बाजारों पर कोई असर नहीं है। हमारे बाजारों पे तो सिर्फ करेक्शन है और सेक्टर शिफ्टिंग है, इसके अलावा कुछ भी हमारे बाजारों पर नहीं है। और हमारे बाजारों का ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में 17,650 का लेवल पहले वाला इंटैक्ट है बिल्कुल। 17,650 के बाद में बहुत अच्छी रैली है, और कहीं ना कहीं 17,800 के स्तर के बाद तो आप ऑल टाइम हाई जो कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर का बाकी है वो देख सकते हैं। कोई ऐसी सरप्राइजिंग मैटर नहीं होगा, कोई ऐसा बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो गया और बहुत जल्दी क्यों हो गया। तो जल्दी से तो मेरा मतलब यह है कि हाँ, एक बार 18,000 क्रॉस करने में दिक्कत आ सकती है, बार बार फिसलेगा मार्केट, हो सकता है, लेकिन वो जो 18,400 पे सेल ऑन राइज वाला जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा। और जैसे ही वहां से चाहे वो 50 पॉइंट ऊपर क्लोज दे देगा, आप डायरेक्ट 19,000 के दर्शन करेंगे। और बोलिए, ये एक पूरा सिस्टम जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि आगे जो आंकड़े आएंगे और इस जिस तरीके की वैल्यूएशन आएगी तो उसमें मिला जुला चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन उन मिले जुलों के साथ साथ में जो आप इंफ्रा और जो आप ऑटो, इनके नंबर्स देखेंगे और इनके ऊपर अगर आप देखेंगे काम हो रहा है जो, वो आपके कैलकुलेशन को जीडीपी के लिए बहुत दुरुस्त कर देगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारा, जिसके अंदर एक पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस है। इस बार गवर्नमेंट ने भी उसका इशारा किया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, ना कि करंट असेट्स के ऊपर। तो इसलिए करंट असेट्स के ऊपर जब फोकस होता है तो उसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलते, लेकिन क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में, इस ईयर के सेकंड हाफ में आपको उसकी एक थोड़ी थोड़ी स्मेल, खुशबू, परफ्यूम जैसे आनी शुरू हो जाएगी। बस ये मेरा कहना है। तो प्लीज इस जर्नल वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा और बिंदास ट्रेड कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में समय आने पर और जब जब मौका मिले प्रॉफिट बुक करना ना भूलें दोस्तों। और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार।